चलिए छात्रों, इससे आगे ये आपका क्लास 10th साइंस का, ठीक है, सेट 2 है। ठीक है, ये आपका सेट 2, सेट 2 है। इसके सबसे पहले आपके खंड आ बहुगुणित क्वेश्चन आपके बीच जो ओवल सीट वाले होते हैं उसे आप देखिए। ठीक है, इसमें आपका उपभाग 1 या का भौतिक विज्ञान का है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग, देखो, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है, आपको मालूम है, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है हिसाब से ऐसे, ठीक है, हिसाब से, तो इसका सबसे कम तो होता है लाल का, और सबसे अधिक होता है बैगनी का। किसका? बैगनी। तो इसे याद रखिए, सबसे कम अगर पूछे तो फिर आपका लाल होगा। ठीक है, सबसे अधिक का कि सबसे अधिक विक्षेपण, मतलब किसका विक्षेपण अधिक होता है, तो ये आपका बैगनी रंग होता है। ठीक है, सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी का, सबसे कम आपका लाल रंग का। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपसे कहा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षैतिज का आसमान दिखता है। आपको मालूम है, सूर्योदय अस्त के समय आपका जो सूर्य का जो क्षैतिज होता है वो हल्का लाल रंग का होता है। इसे कह सकते हो आप कि श्वेतांबर तो सफेद तो नहीं होता, ये रक्त के हिसाब से होता है ये। ठीक है, रक्ता मतलब का ये कुछ हल्के लाल रंग का होता है। ठीक, रक्त के हिसाब से, इसे हम कह सकते हैं बी वाला आपका सही है। ठीक है, नीला होता नहीं है, एक रसा भी नहीं होता। ठीक है, इससे आगे अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम से पुनः लौट देखिए जाता हूं। आपको मालूम होगा कि आपसे क्या कह रहा है, देखिए, गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। आपको मालूम है ये आपका दर्पण है कोई। ठीक है, अवतल दर्पण है, ऐसे हिसाब से, हिसाब से। ठीक है, ये आपकी फोकस दूरी होती है एफ, ये आपकी वक्रता केंद्र। अगर कोई वस्तु मान लें, अगर कोई रेखा वक्रता केंद्र से जा रही है, ठीक है, तब ये जाइए और इसी माध्यम में वापस लौटे। हम कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से, ये गलत है, दर्पण के ध्रुव से जाती है तो बराबर कोण बना के बात में कहते हैं आपका दर्पण का ध्रुव है। अगर दर्पण के ध्रुव से जाए ऐसे करके तो बराबर कोण बना के निकल जाए, मतलब 30 अंश का ये अगर है तो 30 अंश का ये आपका ये भी 30 अंश का होगा प्रकाश के परावर्तन की बात। ठीक है, और आपसे कहा दर्पण के फोकस पर, अगर दर्पण के फोकस से जाए, देखिए छात्रों, ये आपका फोकस अगर हैंड जाए तो ये फोकस जो है तो कुछ के समांतर हो, ये भी गलत है। अगर ये वक्रता केंद्र से जा रही है तब ये आपकी वापस लौटे है। ठीक है, मतलब कैसे आप जो ऑप्शन आपका सही है तो आपका ये सी वाला सही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाए। ठीक है, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा किसी वस्तु का सीधा कोमा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए। आपको मालूम है, देखिए छात्रों, इसके लिए आपको मालूम होगा, अगर लेंस के लिए आपसे कह रहा है कि वस्तु का सीधा और वस्तु से छोटा देखने के लिए, ठीक है, आपको मालूम, अगर ये हम अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, समतल है, आपको मालूम समतल लेंस तो होता ही नहीं है। ठीक है, देखिए अवतल लेंस जो आपका है इसमें आपके प्रतिबिंब जो बनते हैं, एक बनता है आभासी कोमा सीधा, वस्तु से बड़ा होता है। जो अवतल लेंस में 2 प्रतिबिंब बनते हैं, 2, मालूम क्या होता है अवतल लेंस, इसे कहते हैं अवतल लेंस, जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, इस हिसाब से ये आपकी अवतल लेंस है। इनमें आपके 2 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, आपके 2 प्रतिबिंब बनते हैं। हमसे मान लीजिए एक तो आपका वस्तु प्रतिबिंब आपका यहाँ पर अनंत होता है। ठीक है, तो अभी ऐसे करी जाती है रेखा ऐसे। ठीक है, फोकस से मालूम पड़ती जा रही है ऐसे। ठीक है, फोकस से आभासी बनती है रेड से। ठीक है, इसका प्रतिबिंब आपका हैंड बनता, ये भी वस्तु से छोटा होता है। दूसरी कंडीशन आपकी होती है इसमें, जो आपकी दूसरी कंडीशन है इस हिसाब से। ठीक है, ये आपका फोकस है, जब वस्तु लेते हैं हम यहाँ पर अनंत और इसके बीच में, ठीक है, तब इसका जो प्रतिबिंब बनता है इस हिसाब से ऐसा जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे निकल जाएगा।
डैश डैश करके, ठीक है, आभासी बनता है। ये जो ऐसे जे तो इसका मतलब हैंड बनता है, वक्रता केंद्र मतलब कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में ये आपकी वस्तु है। मतलब कह सकते हैं अवतल लेंस में दो प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं और आभासी कोमा सीधे होते हैं। ठीक है, इसे याद रखिए, अवतल लेंस में दो प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी कोमा सीधे और वस्तु से छोटे। ठीक है, एक वस्तु जब आपकी अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब फोकस में बनता है। एक जब वस्तु आपकी अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। मतलब ये आपका जो ऑप्शन सही है अवतल लेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये भी सही है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई, आपको मालूम है विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा जो होती है इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। वोल्ट जो आपका है विद्युत विभवांतर का मात्रक है। ओम जो प्रतिरोध का मात्रक है, ये आपका विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, आपको मालूम है ये ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ये विद्युत शक्ति का मात्रक है, ये धारा का मात्रक है और ये विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, आपसे कहा समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध जो है प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोधों से कितना गुना अधिक हो जाएगा। देखिए छात्रों, आपको मालूम है हालांकि पहला प्रतिरोध आपका R1 है, R2 सब R है मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि समान प्रतिरोध है, इन्हें जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो, मान लीजिए R1 R2 ये आपका R3 है। ठीक है, तो R प्लस R और प्लस R ये आपका 3R हो जाए, मतलब पहले से 3 गुना जो आपका प्रतिरोध है उससे आपका ये 3 गुना अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 का डी सही है। ठीक है, इससे आगे आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 7 में एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है। ठीक है, आपको मालूम है जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शित होता है वो वृत्ताकार होता है, सब मालूम वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्ताकार के रूप में। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए छात्रों, चलिए छात्रों इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका ये उपभाग 2 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ठीक है, 8 में आपसे कहा कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। आपको मालूम है खाने का जो सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3, ये आपका खाने का सोडा है। ठीक है, इससे आगे आप अगला देखिए। आपसे कहा ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन आपको मालूम है कि ये आपका डबल बॉन्ड O होगा, ये आपका देखा ये ब्यूटेनॉन, ये आपका ये नहीं है, ये नहीं आपका ये है O, ब्यूटेनॉन मतलब डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन आपका ये 10 है। आपसे कहा जस्ता धातु तम HCl की क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करता है। जो आपकी जस्ता धातु, आपको मालूम है कि जो धातुएं होती हैं जो आपकी हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करती हैं, आपको मालूम होगा आपका ये है आपका सही हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे शुद्ध जल का पीएच। ठीक है, पीएच आपसे पीएच लिखा, पीएच मान होता है, आपको मालूम होगा शुद्ध जल का पीएच मान जो आपका होता है वो 7 होता है। ठीक है, इससे आप नोट करिए। इससे आगे आपसे कहा है 12 में अमलगम होता है। आपको मालूम अमलगम जो होता है वो आपका मिश्र धातु है। बच्चे मालूम है अमलगम आपका क्या है? मिश्र धातु होता है। इससे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपसे कहा निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। ठीक है, देखिए ये मेथेन भी नहीं है, एथेन नहीं है, ये एथिलीन है, ये आपका सही है। ये एथिलीन सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी सही है, एथिलीन। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला आप देखिए। अगला आपसे कह रहा है उपभाग 2, ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन है, आपको मालूम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। आपको मालूम है द्विविखंडन जो जनन होता है वो पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी द्विविखंडन द्वारा होता है, इग्लूना मतलब तीनों सही है, उपयुक्त सभी ये सही है। उपयुक्त सही वाला आपको सही है कि द्विविखंडन वैसे आपका पैरामीशियम भी सही है, इग्लूना भी सही है और अमीबा भी सही है, तीनों में होता है। ठीक है, इससे आगे आपसे कह रहा है अलिंद व निलय, अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं। आपको बस मालूम होगा कि आपके हृदय के भाग होते हैं अलिंद व निलय, इसके होते हैं हृदय के भाग आपके होते हैं। ठीक है, फिर आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। देखिए छात्रों ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है,
देखिए ऑक्सीजन ये आपका पादप हार्मोन है, ठीक है, ये आपका पादप हार्मोन है। जिबरेलिन भी आपका ये पादप हार्मोन है, और साइटोकाइनिन भी आपका पादप हार्मोन है। ये इंसुलिन जो आपका होता है ये पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन आपका 17 कह रहा, पुष्प के जनन अंग है, ठीक है, ये पुष्प के जनन के पुंकेसर एवं स्त्री केसर, या पुष्प के जनन अंग होते हैं, ठीक है, होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका ये 18 है, ठीक है। 18 आपसे, मेंडल ने गणित व विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? आपको मालूम होगा ये आपको किया था जो वियना विश्वविद्यालय, क्या है, वियना विश्वविद्यालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ये सी सही है, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड में भी नहीं किया था, मद्रास में ये भी दोनों गलत है, ठीक है। इससे आगे 19 आपसे कह रहा है, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण है, ठीक है। निम्न युग में से कौन सा आपका प्रभावी लक्षण है? ये आपका ऑप्शन सही आपका है, ये देखिए, ये लंबा व तना झुर्रीदार बीज, ये भी गलत आपका है। फिर लंबा तना हरे, ये गलत, ये सही आपका है। लंबा तना व गोल बीज ये आपका प्रभावी लक्षण है, ठीक है, ये आपका अप्रभावी लक्षण था, ठीक है। इससे आगे आर श्रृंखला में कोशी, इस तरह आपको मालूम हो ये उत्पादक होते हैं, हरे पेड़ पौधे आपके जो होते हैं उत्पादक होते हैं, ठीक है। ये आपके ओमार के 20 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, इसमें आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते समझाइए। अब इसमें देख चाहता हूँ, ठीक है, आपका डेफिनेशन है, आपसे कहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसे आप समझाइए। अभी आपको मालूम है ये जो तारे आपके जो टिमटिमाते हैं वो हकीकत में कुछ और होता है, दिखता कुछ और है, ठीक है। क्या है देख चाहता हूँ कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कार्य तारे आपको टिमटिमाते नजर आते हैं। की परिभाषा पढ़ सकते हो कैसे कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब इनका प्रकाश निरंतर प्रवर्तित होता रहता है, इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश निरंतर घटता बढ़ता रहता है और हमें तारे टिमटाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये आपकी इसकी परिभाषा हो गई है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है कि आपका ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है। आपको मालूम हो क्या होता है इसे, प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई देखिए इसे हम समझे अगर हम, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन ये आपकी कोई, ये आपका विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम, ठीक है, विरल, ये आपका कोई सघन है, सघन, विरल और सघन है, ठीक है। हम ऐसे अगर अविलंब खींचे पहले, ठीक है, आपका अविलंब है 90 अंश का, ठीक है। जब कोई रेखा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अविलंब की ओर झुक जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका आई कोण है, ये आपका आर होता है, ठीक है। ये आपका अविलंब है, ये आपकी होती है आपतित किरण, ये आपकी होती है अपवर्तित किरण, ये आपकी आपतित है, आपतित किरण, ये आपकी होती है अपवर्तित किरण, क्या, अपवर्तित किरण, ठीक है, किरण। अब देखिए जब कोई, अच्छी आप परिभाषा लिखिए, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ठीक है, तो अविलंब की ओर झुक जाता है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। या जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, ठीक है, तो अविलंब से दूर हट जाते हैं, ठीक है। ये आपका विरल माध्यम होता है, ठीक है, सब मान लीजिए विरल माध्यम आपका, ये आपका विरल माध्यम है, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है, ये आपका विरल माध्यम, ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई है। ये आपका होता है आपतन कोण, ये आपका होता है अपवर्तन कोण, ठीक है। और इसे हम दूसरी भाषा हम समझें अगर इसे, ठीक है, तो ये आपका अविलंब है, ठीक है। अगर इसे हम सघन माध्यम लें, ठीक, इसे हम सघन लें ऐसे, ठीक है, तब ये आपके हिसाब से हो जाएगा। मतलब जब ये आपका सघन माध्यम है, ये वाला सघन माध्यम होगा, ये वाला आपका, ठीक है, ये आपका सघन माध्यम है, ठीक है, तो आपका ये आई, ये आपका आर है, ठीक है, तो ये आपका सघन है, सघन, तब ये आपका विरल होगा।
विरल। क्या हो गया, मालूम हो गया आपको कि जब कोई किरण जब सघन माध्यम से आते विरल माध्यम में जाते तो अविलंब से दूर हट जाते। ठीक है, इसके विपरीत जब विरल माध्यम से सघन माध्यम आते तो अविलंब जो झुक जाते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये आपकी परिभाषा इसमें। ठीक है, देखिए ये आपकी इसकी परिभाषा है। ठीक है, इसमें आपके दो नियम होते हैं। आपसे कहता आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन विद्युत पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीसरा आपसे कह रहा किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या कहते हैं साइन को, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है। इसे कहते देखिए छात्रों, जो अभी आपने लिखा है, ठीक है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, ये आपका नियतांक बराबर नियतांक। कैसे लिख सकते हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। ठीक है, ये आपका स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। आपसे कहे स्नेल का नियम क्या है, तो यही आपका स्नेल का नियम है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसे आप समझिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखिए। ठीक है, ये आपका इसी का है। ठीक है, अगला आप देखिए। आपसे कह रहा आंख की संबंधन क्षमता किसे कहते हैं, आंख की संबंधन क्षमता। ठीक है, पढ़िए इसे देखिए छात्रों, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, नेत्र की संबंधन क्षमता कहलाती। ठीक है, दूसरे में आपसे पूछा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। इसके लिए देखिए छात्रों, उत्तल लेंस की आपसे क्षमता पूछी, फोकस दूरी आपका 50 है, मतलब आपका एफ बराबर 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। आपसे क्षमता पूछी, क्षमता का होता है 1/f, एफ आपकी मीटर में होना चाहिए। ठीक है, मतलब P बराबर 1/50। अगर इसे हम चेंज करें मीटर में, इसमें 100 को गुणा कर सकते हैं, तो 50 दूनी 100, मतलब P बराबर आपका ये 2 डायप्टियर, P बराबर 2D इसकी क्षमता होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ये दूसरा है। ठीक है, 21 का दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा सॉरी आपका ये 22 का पहला है, 22 का दूसरा है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला है। अगला आपसे कह रहा है कि ओम का नियम क्या है। देखिए थोड़ा ओम का नियम। ठीक है, ये ओम का नियम फिगर है। ठीक है, क्या होता है, V/I एक नियतांक होता है, सॉरी नियतांक होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसे पढ़िए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो, तो उस सिरों पर लगाई गई विभवांतर था उसमें बहने वाली धारा वैद्युत धारा का अनुपात नियतांक रहता है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो कि B/I बराबर नियतांक, क्या नियतांक है, इस नियतांक को लिखते हैं प्रतिरोध आपका, ये B/I बराबर आपका R, लिख सकते हो R बराबर B/I, बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, ये नियतांक इसका जो मात्रा होता है वो ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रा आपका ओम है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इससे आगे आपका विद्युत प्रतिरोधकों का श्रेणी का विद्युत प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। ठीक है, सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए, पहले इसे आप पढ़िए। ठीक है, ये आपका चित्र है। ठीक है, पैसे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, पैसे आप देखिए इसी में दिया छात्रों, ये आपका एक परिपथ है, मान लीजिए तीन प्रतिरोध हैं जो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें थोड़ा हटाए के ये आपका मान लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस आपका बी है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। इसके सिरों पर जो आपका विभवांतर होगा वो B1 होगा। ठीक है, इसके सिरों पर आपका B2 होगा और यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका B3 होगा। जो उसमें आपकी धारा होगी
वो प्लस कहां से बहेगी, आपका ये माइनस है, आपका आई है। तीनों आपकी समान धारा है भाई, आपकी परिभाषा इसमें लिखिए, आपकी देखिए ये आपने लिखी है, ठीक है, इसे आप वहां से लिखिए पहले, ठीक है। तब देखिए तो इसमें आपकी ये तीनों में धारा समान होगी, ठीक है, हम कह सकते हैं तो तीनों में धारा समान है, इसका जो कुल विभवांतर होगा बी होगा वो तीनों के योग के बराबर होगा। हम कह सकते हैं परिपथ में कुल विभव, परिपथ में विभव क्या आपका होता है, परिपथ में विभव का बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस के B3, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम मालूम है, लिखिए ओम के अनुसार प्रत्येक प्रतिरोध में विभव, लिखिए ओम के अनुसार, ओम के अनुसार प्रत्येक प्रतिरोध में विभव, हम लिख सकते हैं कि आपका जो B1 होगा क्या होता है, ओम के अनुसार आपने लिखा, अभी क्या लिखा कि जो आपका R होता है वो B बटे I होता है। अगर हम ऐसे B लिखा रहे हैं अगर, तो B बराबर आपका IR हो जाएगा। और क्योंकि ये आपका श्रेणी क्रम में आपकी धारा समान होती है, आपने पढ़ी है, ठीक है, तो ये आपका होगा IR1, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अगर B2 निकालें, B2 बराबर तो आपका ये IR2 हो गया, आपका समीकरण 3 हो गया, ठीक है। इसी से हम B3 अगर निकालें तो IR3 हो गया, ये आपका समीकरण 3 हो गया, सॉरी 4 हो गया। इन चारों के मान अगर समीकरण 1 हम रख दें, लिखिए अब समीकरण 1 में B1, B2 व B3 के मान रखने पर, ठीक है, तभी आपका होगा B बराबर B1 के जगह पे IR1, यहां पर IR2, यहां पर IR3, ठीक है। अब आपको मालूम होगा ओम के अनुसार B बराबर IR होता है, यहां पर हम IR रख सकते हैं, तो आप लिखिए IR बराबर यहां से अगर हम I कॉमन लें अगर, तो R1 प्लस R2 प्लस के R3 हो जाएगा। I से I कैंसिल हुई है, बचा आपका जो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस के R3, यही आपका इसका आंसर है, कह सकते हैं यही आपका सिद्ध हो गया इसका, ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला है। अब इससे एक क्वेश्चन नंबर इसी का अगला आप देखिए, अगला आपसे कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। आपसे क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब तीनों आपकी जो है 90 अंश का कोण बनाती हो, ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब तो आपसे कहा तब अंगूठे के पास वाली जो उंगली आपको चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठे के पास वाली जो आपकी है वो चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक में लगने वाली बल की दिशा को बताएगा, ठीक है, आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। इससे आगे इसी का अगला जो आपका है दक्षिण हस्त का नियम है, अंगूठे का नियम है, ठीक है, आप देख लीजिए ये आपका अंगूठे का नियम है, ठीक है, आप लिखिए। इससे क्वेश्चन इसी का अगला है, आपसे कहा 3 में, ठीक है, दिखाना हो 2 ओम का प्रतिरोध है, मतलब R बराबर 2 ओम है, प्रति सेकंड धारा की बात की, मतलब T बराबर 1 सेकंड है, T बराबर 1 सेकंड है, जबकि ऊष्मा है मतलब H बराबर आपका 100 जूल है, 100 जूल है, ठीक है। तो आपसे प्रतिरोध पूछा है और उसमें धारा कितनी है। अब देखिए तो आपको मालूम होगा क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT,
ये आपका इसका फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच आपकी 100 है, आई स्क्वायर, आर आपको दी इसमें 2 है, टी प्रति सेकंड की बात की है, ठीक है, ठीक, प्रति सेकंड की बात की है। देखिए जाते हैं इसमें आप, अगर इसमें हम निकालें हम, ठीक है, तब होगा 2 पंचे 10 मतलब 50, मतलब आई स्क्वायर बराबर में 50, या आई बराबर से लिख सकते हैं अंडर रूट 50, मतलब ये आपका आई बराबर 7 पॉइंट कस आएगा 07 एम्पियर। ठीक है, ये आपकी जो है धारा होगी। ठीक है, आपसे खाली धारा का मान ही पूछाता है इसमें। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला आप देखिए। अगला आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल किन कारकों पर आप मालूम होगा। देखिए तो यह बड़ा आपका फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये किस पर निर्भर करे तो इसमें प्रवाहित धारा पर करता है, लंबाई पर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर करता है, और उसी कोण थीटा पर करता है। ये आपके बल है। ठीक है, इसी पर निर्भर करते हैं। देखिए आपसे कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है। नंबर 1 चालक की लंबाई पर, मतलब चालक की लंबाई आपके अभी में लिखा है आपको क्या होता है, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, ये लिखा है अभी आपको। अब आपसे कहा चालक की लंबाई, मतलब लंबाई करते। ठीक है, नंबर 2 आपसे कहा चुंबकीय क्षेत्र पर करते, मतलब चुंबकीय क्षेत्र आपका ये चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र पर करता है। ठीक है, नंबर 3 आपसे कह रहा देखिए, ठीक है, चालक की धारा पर। नंबर 1 चालक की धारा पर, चालक की धारा भी आपका आगे कह रहा है। ठीक है, चालक की धारा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बना कोण पर, मतलब थीटा पर भी करता है। ठीक है, ये आपका जो बल आपका 4 कारक पर निर्भर करता है। नंबर 1 चालक की धारा पर, नंबर 2 लंबाई पर, नंबर 3 चुंबकीय क्षेत्र पर, नंबर 3 इसमें प्रवाहित जो आपका कोण बनता है उस पर। ठीक है, किसके कोण बनते हैं आपको मालूम होगा। जो का कोण बनता है वो चालक में प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र भी जो का कोण बनता है, ठीक, उस पर करता है आपका निर्भर। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन इसी का अगला देखिए। हाँ, इसमें आपका विद्युत पर्वत पूछा था। ठीक है, आपका विद्युत पर्वत बना है। ठीक है, किसे कहते हैं आपको मालूम है, जो आपको घरेलू फिटिंग होती है, ठीक है, जो लाइट की फिटिंग होती है वो आपका विद्युत पर्वत होता है। ठीक है, जो आपका बल्ब का संयोजन हो, पंखे लगे हो। ठीक है, देखिए तो इससे आगे आपका ये खंड 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, आपसे कहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको मालूम है कैल्शियम जो आपका प्रतीक होता है वो Ca होता है, और जो हाइड्रोक्साइड आपका होता है वो OH होता है। ठीक है, अगर एकदम संयोजकता देखें तो कैल्शियम की आपकी प्लस की 2 चार्ज होते हैं, इसका माइनस का 1 होता है। कहने का मतलब है अगर हम इसे लिखें जैसे Ca और OH है, निकाल सूत्र बनाएं तो इसमें आपकी प्लस की 2 होती है, इसमें माइनस की 1 होती है। अब इसमें कैंची गुणा कर दी, इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, तो क्या होगा CaOH का होल ट्वाइस, माइनस का गुणा नहीं होता, ठीक, प्लस में होता है। ठीक है, आपका इतना हो गया। अब प्लस कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एरो कर दीजिए आप। आपसे क्या कह रहा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बताया मैंने आपको कितना होता है कैल्शियम का Ca, कार्बन मतलब CO3, ये प्लस के 2 होते हैं, ये माइनस के 2 होते, दोनों कैंसिल हो जाए, क्या बचे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 प्लस जल मतलब H2O। अब देखिए आपका ये संतुलित है कि नहीं है, इसमें आप कितनी हाइड्रोजन 4 है, आपका संतुलित पहले से है। ठीक है, इसे हटा दीजिए। अब देखिए जाता हूं इससे आगे, इसी का दूसरा देखिए। दूसरा आपसे कह रहा है जिंक मतलब Zn, जब कहीं हो गया जिंक मतलब Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, आपको मालूम सिल्वर जो आपका होता है वो Ag नाइट्रेट मतलब AgNO3 एरो, जिंक नाइट्रेट। अब देखिए नाइट्रेट पे प्लस का 1 चार्ज होता है और जिंक पे प्लस के 2 होता है, तो Zn क्या होगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्या होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर मतलब Ag। ठीक है, आपको मालूम है Zn पे जो आपके चार्ज होते हैं प्लस के 2 होते हैं, और NO3 जो आपके चार्ज होते हैं वो माइनस का 1 होता है, तो कैंची गुणा होगा, इसका इधर हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखिए इससे आगे। ठीक है, अब इसके संतुलन करिए पहले आप। ठीक है, संतुलन करने के लिए इसे आप देखिए
जो आपका ZnNO3 का होल्ट हुआ जिसमें आप 2 लगा दिए आगे पहले आपका Zn, ठीक है, Zn सिल्वर और Ag है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसमें आप 2 लगाइए आगे इसके, ठीक है। रही बात आपकी इसमें आप 2 लगा दिए Ag, ठीक है, Ag आपके 2 हैं, नाइट्रेट भी आपके 2 है, ठीक है, ये आपका जिंक आपका 81 है, ठीक है। अब इससे आगे आपसे कहा है कि नाइट्रोजन, मतलब ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपकी गैस है, मतलब आपका ये N2 होगा, प्लस हाइड्रोजन, ये भी आपकी गैस है, मतलब H2। जब निका आपका जब क्रिया होगी आपका अमोनिया बन रही, ठीक है, अमोनिया मतलब क्या होता है आपका ये NH3 अमोनिया। अब इसकी आप बैलेंसिंग करिए, आपकी नाइट्रोजन 2 है तो आप 2 लगाइए नाइट्रोजन में आगे 2, ये ठीक है, ये आपकी 6 होगी, आपका इधर 3 लगा दीजिए, आपका ये बैलेंसिंग संतुलित है, ठीक है। इसमें आपका बेरियम क्लोराइड, आपको मालूम क्या होता है बेरियम का सूत्र क्या होता है, बेरियम क्लोराइड ये सोडियम सल्फेट, मतलब सोडियम Na सल्फेट SO4, ठीक है। देखिए तो बेरियम का होता है Ba, बेरियम इसे आप इधर देख, अच्छा बेरियम इधर देख लीजिए, बेरियम Ba क्लोराइड मतलब Cl2, BaCl2 प्लस सोडियम BaCl2 प्लस सोडियम मतलब सोडियम सल्फेट, सोडियम पर चार्ज 1 होते हैं, सल्फेट 2 होते हैं, मतलब Na2SO4 एरो। अब इसका बेरियम सल्फेट, अब देखो बेरियम सल्फेट, बेरियम पे 2 होते हैं और सल्फेट में भी 2 होते हैं, तो BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे भी 1 होता है, क्लोराइड पे भी 1 होता है, मतलब सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपकी वैलेंसी है, ठीक है। संतुलित करिए, पहले से आपका ये संतुलित है, ठीक है, ये आपकी अवक्रिया होगी, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखिए, ठीक है, ये आपको कह रहा है रासायनिक समीकरण द्वारा कार्बन सहित समझाइए कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के साथ विलियम में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है क्यों। देखिए इसे, ये आपका ये है, इसे आप देखिए, ये है, इसे समझाया, ठीक है, ये आपकी अवक्रिया इसकी है, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए आप, ठीक है। जो इसमें आपकी IUPAC, इसे आप देखिए, दिया ये आपकी इसमें कितने कार्बन है, 1 आपके 2 कार्बन है, ठीक, आपकी 2 कार्बन है। आपको मालूम होगा कि ये COOH है, ठीक है, और 2 कार्बन है तो हमसे हम आपका क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, एथ, ठीक है, एथ या सम्मत सिंगल बॉन्ड है, पहले तो एथेन लिख लेते हैं पहले, प्लस ये COOH आपका होता है, COOH मतलब आपका ये ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल, तो इसे हम लिखेंगे एथेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल, क्या हो गया आपका एथेनोइक अम्ल, ठीक है, ये आपका इसका IUPAC हो गया। इसमें आपकी 1 कार्बन है, ठीक है, आपको मालूम है जब 1 कार्बन है अब CHO मतलब मेथेनल या मेथेनेल, एक ये बात आपकी है, ठीक है, इसे नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखिए, आपको मालूम होगा, ठीक है, सबसे पहले इसका जो IUPAC लिखने से पहले आपको मालूम अगर आपका 1 कार्बन है मतलब C कार्बन आपका 1 है कार्बन, ठीक है, अगली स्लाइड में देखिए आप, ठीक है। अगर आपका कार्बन 1 है, ठीक है, तो इसे मेथ लिखते हैं, मेथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो इसे हम एथ लिखते हैं, 3 कार्बन है तो इसे हम प्रोप, 4 है अगर तो ब्यूट, अगर 5 कार्बन है तो फिर पेंट, 6 कार्बन है तो फिर हेक्स, अगर 7 कार्बन है तो फिर हेप्ट, ये पाए, ठीक, हेप्ट, अगर 8 कार्बन है तो फिर ऑक्ट, अगर 9 कार्बन है तो फिर नॉन, और 10 कार्बन है तो इसे हम डेक लिखते हैं, अब डेका कह सकते हैं, डेक, ठीक है। अगर सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसका अंग लग्न जो आपका सिंगल बॉन्ड के लिए तो आपका N होता है,
डबल बॉन्ड है तो आपका इन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका ये आइन हो जाता है। ठीक है, इसकी आईयूपीएसी लिखने की आपके नियम है। ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए। ठीक है, फिर अब इससे देखिए आईपीएसी के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया। इससे आगे से आपकी अवक्रिया है। ठीक है, 27 का कर आपसे क्या होता है जब, ठीक है, कि वह रासायनिक समीकरण देखिए। आपसे कहा सोडियम जल से क्रिया करता है। आपको मालूम है सोडियम जब जल से क्रिया करे, आपका सोडियम का फॉर्मूला होता है सोडियम Na प्लस H2O। जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, जब सोडियम जल से क्रिया करे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस देता। ठीक है, सोडियम आपकी धातु है। धातु जब जल से क्रिया करें, याद रखिए जब भी धातु जल से क्रिया करें तो हाइड्रोजन गैस में निकालेंगे। ठीक है, मतलब आपका ये H2 हो जाएगा, H2। ठीक है, अब देखिए आपका ये संतुलित है कि नहीं है, तो अब इसमें 2 लगा दिए, आपका ये संतुलित हो जाएगा। आपकी ऑक्सीजन 2 हो गई। ठीक है, ठीक है, फिर से देखिए इसमें 2 लगाई, इसमें भी 2 लगाई, इसमें 2 लगा दी। ठीक है, आपका ये संतुलित है। ठीक है, आपकी 2 2 4। ठीक है, इससे आगे आपसे कहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से करते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaO प्लस जब जल से क्रिया करेगा मतलब H2O तो बुझा हुआ चूना बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकला आपको मालूम? अब तो आपकी उष्मा निकल है। ठीक है, उष्मा आपने जब चूना में खाया मालूम होगा उष्मा। इससे आगे आपसे लाल तप्त लोहे पर ये की आपकी 2 अवक्रिया होंगी। ठीक है, इससे आगे आपकी जो अगली अवक्रियाएं हैं, ठीक है, उन्हें आप देखिए, ये मैंने पहले बना दिया आपकी। ठीक है, ये आपकी तीसरी, ये आपकी चौथी, ये आपकी पांचवी, आपकी छठी वाली अवक्रिया। ठीक है, आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखो समझिएगा, अगला देखिए आप। ठीक है, आपसे सबसे पहले कहता है कि निम्न को टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये आपका सावनीकरण है, हाइड्रोजनीकरण है, ये आपकी विकृत गंधता है। ठीक है, तीनों आपकी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपकी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तीनों आप देख लीजिए। सबसे पहले सावनीकरण देखिए। अब जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस क्रिया को सावनीकरण कहते हैं। ठीक, इसे याद करिए। ये आपका हाइड्रोजनीकरण है। ठीक, इसे भी आप याद करिए, आपको याद करने के लिए है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है जो कि याद करने का बता दें। ठीक है, ये आपकी विकृत गंधता है। ठीक है, अब मालूम है कोई चीज आपकी जो खाना बना रहे, ठीक है, तेली चीजें अब बना रहे, ठीक है, अगर उन्हें आपका नाम लंबे समय तक खुले छोड़ दियो, ठीक है, तो ये आपकी विकृत गंधता स्वाद परिवर्तन हुई है, उसे हम कहते हैं विकृत गंधता। देखिए, के लिए खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तथा उसकी गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं विकृत गंधता। जैसे आपकी कोई तेली चीजें बनाई, ठीक है, उन्हें अगर वायु के संपर्क खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें का स्वाद और गंध आने लगता है। ठीक है, स्वाद गंध आपकी परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं विकृत गंधता। ठीक है, अब आपने कोई तेली चीजें बनाई तो उसे ढक के रखो किसी में। ठीक है, अब देखिए इससे आगे। ठीक है, ये आपकी वायु है। सबसे पहले आपसे कह रहा है 28 में कुछ नंबर आर श्रृंखला किसे कहते हैं? आपको मालूम होगा परतंत्र के जैविक घटकों का भोजन के आधार पर भक्षक भक्षण के रूप में, ठीक है, को किन्हें खाता है? आपको मालूम होगा कि आपके जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को आपका कीट मकोड़े खाते हैं। ठीक है, और कीड़े मकोड़े को मेढक खाता है, या मतलब कीट खाते हैं, कीट को मेढक खाते हैं, इसी हिसाब से। ठीक है, और मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ठीक, इसी हिसाब से आपको आपसे कहता है कि परतंत्र के जैविक घटकों के भोजन के आधार पर एक दिशा में ही सरल श्रृंखला बनता है, उसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब खाद्य जाल किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखलाओं का योग, खाद्य श्रृंखलाओं का संयोजन कहते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का संयोजन हम कहते हैं खाद्य जाल को। हम कह सकते हैं कि अनेकों आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला अनेकों आहार श्रृंखला, ठीक है, खाद्य जाल या खाद्य जाल बनाती है। ठीक है, इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे आगे आपसे 28 में कहा निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए। आर श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश का महत्व। ठीक है, देखिए आर श्रृंखला सूर्य का कचरा प्रबंध, ओजोन परत लाभदायक है, हानिकारक है, क्यों? देखिए सबसे पहले आर श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश का महत्व आप देख लीजिए। आर श्रृंखला में सूर्य का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी परतंत्र में ऊर्जा
का प्रवाह सदैव उत्पादों से संबंधित होता है, ठीक है। उत्पादों के प्रारंभ होते हैं जब उत्पादक नहीं है, ठीक है, तो आपकी खा श्रृंखला अधूरी हो जाती है, ठीक है। इसे पढ़िए आप। कचरा आपसे कहा, कचरा प्रबंध कहा दी, कचरा प्रबंध, कचरा में हम फल सब्जियों को बचा हुआ जो उड़ाते, ठीक है, सब पढ़ लीजिए आप, ठीक, आपका सरल है। जैव निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है, अजैव निम्नीकरण इसे देख ली, गलते नहीं सड़ते नहीं, इसे पढ़ लीजिए, ठीक है, आपका पढ़ने के लिए ही है, ठीक है, याद कर लीजिए। ऊर्जा प्रणाली लाभदायक है क्यों है, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, आप ये पढ़ना ही है आपका, ठीक है। इससे आगे देखिए आपसे जन्म में विभिन्नता का महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो आपका जन्म होता है, विभिन्नता कहीं से कैसे का होती है, ठीक है, ये आप पढ़िए, ठीक है, इसका एक बार आंसर लीजिए, फिर इससे आगे बढ़िए आप, ठीक है। जनन के प्रकार लैंगिक अलैंगिक जनन, ठीक है, इसे पढ़ लीजिए। पाचन क्रिया इसे पहले सेट में करा चुके, ठीक है, जो आपका पाचन होता है, ठीक है, सबसे पहले मुख से प्रारंभ होता है, ठीक है, फिर ग्रंथि में जाते हैं, आमाशय में आपकी तरस प्रत्याश बनता है, ठीक है, आपको बता चुकी पूरी कहानी आपकी, ठीक है। आपका भोजन पहले कहाँ जाता है, कहाँ से, ठीक है, इसे पहले सेट में बता चुके, ठीक है, आमाशय से आप पढ़िए, ठीक है। इसके विभिन्न भाग हैं, अंत जंतु हार्मोन की विशेषताएं, ठीक है, ये आपका सेट कंप्लीट है, इतना, ठीक है।